दोस्तों नमस्कार। दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए येदियुरप्पा ने खुलवाया था और येदियुरप्पा इस वक्त कर्नाटक की राजनीति में कोई मायने रखते नहीं हैं और वह बीजेपी की मुख्यधारा की राजनीति में भी कितना मायने रखते हैं यह किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो क्या दक्षिण का दरवाजा जो कर्नाटक के जरिए खुला, क्या उसकी स्थिति इस दौर में आधा बंद और आधे खुले वाली हो चली है? और दक्षिण भारत जिसमें बीजेपी सेंध लगाना चाहती है, वो दरवाजा कहीं 2024 में पूरे तरीके से बंद तो नहीं हो जाएगा? यह सवाल उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर भी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के जरिए बीजेपी का रास्ता खुला था, लेकिन मणिपुर की घटना और मणिपुर की परिस्थितियों ने समूचे उत्तर पूर्व के भीतर यह सवाल खड़ा कर दिया कि अब बीजेपी की एंट्री किस राज्य में होनी चाहिए और उसका असर असम तक पहुंच चुका है। यानी असम के भीतर भी उत्तर पूर्वी राज्यों की तमाम परिस्थितियों को लेकर वोटर के भीतर बहुत सारे सवाल हैं। उत्तर पूर्व की अगर असम को छोड़ दीजिए तो 11 सीटें हैं, 5 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी। उन सीटों पर भी सवाल है, बीजेपी के गठबंधन साथियों के भीतर भी सवाल है। और जैसे ही आप दक्षिण और उत्तर पूर्व से निकलकर उत्तर भारत या मध्य भारत या दक्षिणी भारत के हिस्से में आकर खड़े होते हैं तो आपके जहन में छत्रपों का सवाल उठने लगता है। जो छत्रप बीजेपी के साथ हैं, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन कितनी बची है या फिर राजनीतिक तौर पर उन्हें जो सीटें दी गई है वह उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। और दूसरी तरफ जो छत्रप इंडिया में नहीं बल्कि अपने बूते टकरा रहे हैं, अगर उनकी राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करेंगे तो फिर इस बार चाहे वो बंगाल हो, चाहे वह उड़ीसा ही क्यों ना हो, वहां पर भी मुश्किल हालात बीजेपी के लिए हैं। 2019 की हवा के जरिए भी सही, यानी उस दौर के चुनाव परिणामों के मद्देनजर भी इस बार स्थिति नाजुक क्यों है? और इन परिस्थितियों के भीतर बीजेपी के भीतर का जो सवाल है, वो सवाल बीजेपी को डरा रहा है कि अगर कद्दावर नेता हाशिए पर हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान के हो या किसी भी प्रदेश के हो, जिस लिहाज से कद्दावर नेताओं को हाशिए पर किया गया, उनका प्रभाव पूरे राज्य में रेंगता था। अब वह एक सीट पर सिमट गए हैं जहां पर वह चुनाव लड़ रहे हैं। इस नाम की फहरिस्त में आप वसुंधरा राजे का जिक्र भी कर सकते हैं, जो अपने बेटे के इर्द गिर्द ही किला बना रही हैं कि वो हारे नहीं। शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र कर सकते हैं, वो सिमटे हुए हैं अपनी सीट को लेकर। इस दौर में आप नए नए नेता जो खड़े हो गए दिल्ली के इशारे पर, उनकी पहुंच पकड़ और राज्यों के भीतर उनकी समझ को लेकर भी कई राजनीतिक धुरंधर ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि चेहरा तो एक ही है, नाम तो एक ही है, रणनीति तो एक ही है, और अगर उन्हीं सब के इर्द गिर्द चलना है तो फिर ऐसे में तमाम राज्यों के भीतर चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री हो या दूसरे नेता हो, इनकी जरूरत क्या होगी? और जब राज्यों के भीतर यह सवाल वोटरों के भीतर भी समा जाए तब कौन सी स्थिति होगी? और आखिरी सवाल दो दो मुख्यमंत्रियों के जेल में होने को लेकर भी है। वहां पर कौन सा बड़ा सवाल, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे एक सीट चंडीगढ़ की ही क्यों ना हो, वहां पर कौन सा सवाल रेंग रहा होगा? तो आइए राज्य दर राज्य जरा परिस्थितियों को आज परखने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि सवाल 400 पार का नहीं, सवाल तो 272 का है। 272 भी उतनी ही ताकत देता है जितनी 372 दे देगा। यह अलग मसला है कि 2/3 की जीत के बाद आपके पास बड़ी ताकत हो जाती है, लेकिन सत्ता में रहना तो जरूरी है। तो क्या 2024 के चुनाव में 272 को लेकर सांसें बीजेपी की ऊपर नीचे इस दौर में हो तो नहीं रही है? यह सवाल शुरू हम दक्षिण भारत से ही करते हैं। दक्षिण भारत के भीतर तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने वहां पर 4 रैलियां की थी। उन 4 रैलियों का असर यह हुआ था कि तमिलनाडु में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो 7% को पार कर गया, और उसके बाद से आज तक कभी भी 7% की स्थिति नहीं आई। खुद नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव लड़ने मैदान में उतरे तो एक कन्याकुमारी की सीट जीत मिल गई, लेकिन वोटों का प्रतिशत 5.5% था, जो पिछले चुनाव में घटकर
3.66% हो गया, वह भी घट गया। लेकिन उसी तमिलनाडु से सटा हुआ है केरल। केरल में बीजेपी की मौजूदगी नहीं, संघ की मौजूदगी है। बड़ी तादाद में वहां पर आरएसएस को लेकर घटनाक्रम आपके सामने आते हैं। लेकिन उस केरल में अपने पैर 2019 में नहीं जमा पाई अपने तौर पर बीजेपी, और यही स्थिति आंध्र प्रदेश की थी। लेकिन बात तमिलनाडु से शुरू हुई है, तो तमिलनाडु के भीतर जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय तौर पर और सत्ता में 400 पार का नारा लगा रहा है, जाहिर है वो नारे की शक्ल तमिलनाडु में कुछ और होगी। उस नारे के आश्रय आज आप 400 पार के नारे का एनालिसिस खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तमिलनाडु में 3.5% वोट पर बीजेपी खड़ी है, वहां पर प्रधानमंत्री कैसा भाषण दे सकते हैं, एक सेकंड के लिए इसे सुन लीजिए। आज मैं देख रहा हूं पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है। हर कोई कह रहा है डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी। आज पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, 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 फिर एक बार, फिर एक बार। तो दक्षिण भारत के भीतर प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने भाषणों के जरिए जिस हवा में उड़ान भर रही है, उस उड़ान की राजनीतिक जमीन कहां पर होगी, यह सवाल समूचे दक्षिण भारत के भीतर है। वो चाहे चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौते के बाद आंध्र प्रदेश में दस्तक देने की तैयारी हो रही हो, या फिर तेलंगाना का किला बच जाएगा इनके भरोसे, यह सोच भी हो रही हो। लेकिन बड़ा संकट तो कर्नाटक के भीतर का है, जहां पिछली बार बड़ी तादाद में जीत मिली थी और 25 सीटों पर जीत के बाद इस बार जेडीएस साथ में खड़ी है, लेकिन मुश्किल हालात 50-50 के हो चले हैं। 50-50 का मतलब यह है कि 12 से 15 सीट, इससे ज्यादा बीजेपी के हक में कैसे आएगी, या बीजेपी भी कागज पर बता नहीं पा रही है। और वहां पर डीके शिव कुमार की पूरी रणनीति हो। और बड़ी बात तो यह भी है कि जिस बूथ और जिस धनबल का जिक्र होता है, उसमें कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इन दोनों चीजों पर बीजेपी से कई कदम आगे कांग्रेस चल रही है। यानी जो ताकत के तौर पर बूथ होते थे और जिस पूंजी के आश्रय प्रचार होता था, उसमें भी कांग्रेस कर्नाटक के भीतर अगर आगे चल रही है, तो कौन सा मुद्दा होगा जहां पर यह सवाल उठे कि वो कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस को ध्वस्त कर देगा। यह मुश्किल सवाल इस दौर में बीजेपी के सामने है। और जहां तक चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़े होने की स्थिति है, तो दूसरा पक्ष यह भी है कि जगन रेड्डी की लोकप्रियता इस दौर में चरम पर है। हमें लगता है उसका भी एक नजारा आपको देखना चाहिए। जो तमाम इस देश के अलग अलग राजनीतिक दल जो रैलियां करते हैं या फिर जो रोड शो कर रहे हैं, उनके सामने जगन रेड्डी की इस रैली को जरूर देख लीजिए। अब यह सवाल कोई भी कर सकता है कि दक्षिण भारत का दरवाजा कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल भरा तो नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की स्थिति और उसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस की जीत, तेलंगाना के भीतर खास तौर से बीआरएस, कल तक की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, उसमें बहुत अंतर आ चुका है। खास तौर से जब के कविता जेल में है, दिल्ली शराब घोटाले के मद्देनजर जेल में है, और राजनीतिक तौर पर बीजेपी यह मानकर चल रही है कि दरअसल उसके खिलाफ अगर बीआरएस और कांग्रेस दोनों हो जाएगी, तो दोनों के वोट बंट जाएंगे और उसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप तेलंगाना के पॉकेट्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो जो इलाका आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है
और जो इलाका महाराष्ट्र से सटा हुआ, इन दोनों परिस्थितियों के बीच बीजेपी की राजनीति दोनों जगहों पर परेशानी पैदा करने वाली खुद बीजेपी के लिए है। क्योंकि बीआरएस अपने तौर पर जो हिस्सा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सटता है, वहां पर मौजूदगी टीडीपी की, और टीडीपी को लेकर बहुत सारे सवाल इस दौर में बीजेपी के साथ जाने के बाद वहां की राजनीति के भीतर गुमड़ने लगे हैं। तो क्या यह सवाल अब समझौते और गठबंधन को लेकर भी वोटरों के दिमाग में है, जो जेडीएस को लेकर कर्नाटक में, जो टीडीपी को लेकर आंध्र प्रदेश में, और जिन परिस्थिति में बीआरएस को लेकर तेलंगाना के भीतर है? तो क्या दक्षिण का दरवाजा इस दौर में बीजेपी के लिए मुश्किल सबब होने वाला है? जैसे ही आप इसके आगे निकलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र हमने शुरू में किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप उत्तर भारत की दिशा में बढ़ते हैं, यहां से सियासत का असल पेंच बीजेपी की पूरी प्लानिंग को धराशायी कर रहा है। खास तौर से एक एक चीज को समझे तो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। इन दो मुख्यमंत्रियों के हिस्से में 22 लोकसभा की सीटें आती है। पंजाब को छोड़ दीजिए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी है, अकाली दल भी है और बीजेपी भी है। लेकिन अगर आप झारखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ का जिक्र करते हैं तो इन 22 में से 19 सीट बीजेपी ने जीती थी। अब सवाल है कि दिल्ली की 7 सीट क्या बीजेपी जीत सकती है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है? जो झारखंड का हिस्सा है, वहां पर 14 में से 11 सीट बीजेपी ने जीती थी, एक सीट सहयोगी को मिली थी, आसू को मिली थी। लेकिन क्या वो 11 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जब सवाल आदिवासियों को लेकर है? और अपने तौर पर सोरेन यानी हेमंत सोरेन की पूरी राजनीति अब आदिवासियों को जेल में ठूसने वाली परिस्थिति की मानसिकता के साथ प्रचार मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा निकला हुआ है। हालांकि सीता सोरेन को तोड़ा गया, जो कि सोरेन परिवार से निकलकर बीजेपी में आई, लेकिन वो दुमका सीट पर ही फंसी हुई है। यानी उनका इस्तेमाल पूरे राजनीतिक तौर पर झारखंड तो दूर, संथाल परगना के इलाके में भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो क्या यहां पर जो 19 सीटें 22 में से हासिल की थी, वहां मुश्किल आएगी? और इसके बाद की परिस्थिति आइएगा, जो गठबंधन के खास तौर से 3 राज्य हैं, जो 3 बड़े राज्य हैं, जहां की 168 सीटें हैं, उसमें बिहार, उसमें उत्तर प्रदेश और उसमें महाराष्ट्र है। इन 168 सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने 102 सीट अपने बूते जीती, और गठबंधन जो था उसने 42 सीट जीती। यानी दोनों मिला दीजिएगा तो 168 में से 144 सीटें एनडीए के हिस्से में गई थी। राजनीतिक तौर पर जब 1 to 1 की परिस्थिति वोटरों के जहन में आकर बस चुकी हो, और इंडिया गठबंधन इन 3 राज्यों में राजनीतिक तौर पर सीधा मैसेज देने को तैयार हो कि यह उस पार बीजेपी है, इस पार इंडिया गठबंधन है, तो फिर वोटर, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे कुछ इलाकों में सिमटा हुआ आदिवासी ही क्यों ना हो, उनके भीतर के सवाल यहां के नेताओं के जरिए और इस गठबंधन की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी उनके मैनिफेस्टो के जरिए नजर आ रही है, उसके जरिए अगर परखिएगा तो बीते 10 बरस में जो प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज है, इन 3 राज्यों में उसकी गूंज आपको सुनाई नहीं देगी। क्योंकि इन तीनों को तोड़ना या सेंध लगाना ही बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गया। इसीलिए इन तीनों राज्यों में जो मिला उससे गठबंधन किया, जो मिला उस पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा गया, जो मिला उसके साथ खड़े होकर यह मैसेज कन्वे किया गया कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो कांग्रेस के अशोक चौहान ही क्यों ना हो, चाहे वो बिहार में मांझी ही क्यों ना हो, चाहे अपने तौर पर कुशवाहा ही क्यों ना हो। इस परिस्थिति के भीतर की लकीर को जरा पकड़िएगा तो एक बात इन 3 राज्यों में और निकल कर आएगी। वो मसला है कि दरअसल इस दौर में यहां पर बीजेपी की मजबूती विपक्ष की मजबूती को कमजोर करने पर जाकर टिक गई है। तो क्या 168 में से 144 सीट जीतने वाली एनडीए इसको रिपीट कर सकती है, फिर से दोहरा सकती है? मुश्किल सवाल है। और यह मुश्किल सवाल क्यों है, इसका एक हिस्सा आज बिहार में या कहें बंगाल में, बिहार और बंगाल दोनों जगहों पर देश के गृह मंत्री भाषण दे रहे थे, लेकिन वो जानते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होता है और किस रूप में होना चाहिए, और उसमें हिंदू मुस्लिम की परिस्थिति उभरनी चाहिए। लेकिन भाषण जरूर सुनिए, एक छोटा सा हिस्सा है,
रामनवमी आ रही है और भगवान राम के बर्थडे का जिक्र किया जा रहा है, वह भी कैसे, सुना जाए। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये ममता दीदी, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट, ये सभी इकट्ठा मिलकर 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। 17 तारीख को रामनवमी है, रामलल्ला का बर्थडे है, और मोदी जी ने 5 ही साल में केस का चुकादा भी आ गया, भूमि पूजन भी हो गया, और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 500 साल के बाद रामलल्ला अपने भव्य घर के अंदर अपना बर्थडे मनाएंगे, रामनवमी बनाएंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में भाषण देने के बाद बिहार पहुंचे और उन्होंने वहां पर वोटरों से कहा, 2014 में 31 सीटों पर आपने जिताया, 2019 में आपने 39 सीटों पर जिताया, तो 2024 में जो एक बची हुई सीट है उसको भी जिता दीजिए और 40 की 40 सीट हमारे हवाले कर दीजिए। राजनीतिक तौर पर इन जगहों पर मुद्दे अगर गायब हों और जीत की मांग इस रूप में हो रही हो, तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, यहां का वोटर उस रूप में एक्सेप्ट करता नहीं है नेता को। यह यहां की राजनीतिक जमीन की खासियत है। आपको जिक्र करना पड़ेगा जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार के चुनाव को लेकर दे रहे थे, तो कह रहे थे कितना बड़ा पैकेज दूं, और 50,000 से शुरू कर कर वो 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां अनुकूल नहीं हुई, क्योंकि हर कोई जान रहा था ये भाषण है। राजनीति का ककहरा जिन राज्यों में बचपन से लोग देखते समझते हैं, वहां पर नारों तले चीजें गायब हो जाती है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो बंगाल और उड़ीसा, यानी ममता बनर्जी और नवीन पटनायक, दोनों इंडिया गठबंधन में नहीं है। ममता बनर्जी आप कहेंगे है, लेकिन कोई सीटों का तालमेल नहीं किया गया है, और नवीन पटनायक बिल्कुल अलग खड़े हैं। लेकिन इन राज्यों के भीतर बीजेपी ने अगर ऐसी राजनीति साधी, वो चाहे सीबीआई और ईडी के जरिए हो, चाहे अपने खौफ को दिखाकर की गई हो, जिसका जिक्र बार बार ममता बनर्जी करने से कतराती नहीं है। लेकिन इन 2 जगहों की 10 सीटें ऐसी हैं जो 2019 में बीजेपी मार्जिनली जीत गई थी। मार्जिनली का मतलब यह है कि सिर्फ 2000 से लेकर 20,000 तक के वोट अगर इधर से उधर हो जाए तो 10 सीट एक झटके में 2019 की हवा के तहत भी गंवा देती। तो 2024 की हवा तो मुद्दे खोज रही है, वो रास्ता खोज रही है, उसके लिए कोई हाईवे नहीं है, उसे पता है बड़े गड्ढे हैं रास्ते में। तो राजनीतिक तौर पर अगर उड़ीसा की सीटों का जिक्र करें तो मयूरभंज, कालाहांडी, भुवनेश्वर, बोलांगीर, बालासोर, संबलपुर, और बंगाल के भीतर में दुर्गापुर, झारग्राम और कूच बिहार, ये ऐसी सीटें थी जहां पर 10-20 हजार के वोट का ही पूरा खेल होना था। तो क्या इन जगहों पर वहां कई छत्रप मजबूत होंगे या बीजेपी बाहर से आकर 2024 में तीसरी बार जीत के नारे के साथ मजबूत हो जाएगी? यह सवाल भी इन छत्रपों के साथ है, और यही सवाल जगन रेड्डी को लेकर भी है। लेकिन इसके अक्स तले एक दूसरी परिस्थिति में आई है, जहां पर खास तौर से राजस्थान का जिक्र यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि वसुंधरा राजे जो 2 चुनाव में पूरे तरीके से सक्रिय रही और सारी सीटें बीजेपी के कब्जे में चली गई, इस बार वहां स्थिति नाजुक सी है बीजेपी के लिए। अगर उसको भी परखे, और मध्य प्रदेश के भीतर सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं, इस बार तो रायगढ़ का जिक्र भी करना चाहिए। दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और अलग अलग पॉकेट्स का जिक्र करते करते जब राजस्थान का हम सबसे पहले जिक्र करना चाहते हैं तो एक चीज समझिए, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 6 सांसदों को उतारा था। 6 में से 3 सांसद चुनाव हार गए थे, यानी केंद्र के खिलाफ सत्ता विरोधी हवा जो सांसदों की शक्ल में राजस्थान के चुनाव में उतरे, वहां पर सरकार जरूर बन गई, लेकिन 3 सांसद क्यों हार गए? अगर दिल्ली की सत्ता इतनी मजबूत और ताकतवर होती तो। और शायद यही वजह है कि इस बार 11 चेहरे
बीजेपी को बदलने पड़ गए उन 25 चेहरों में से जो कि हर बार चुनाव जीत जाते थे। यहां तक कि कांग्रेस से आए 2 नेताओं को भी टिकट बीजेपी ने दे दिया। लेकिन दूसरा हिस्सा तो यह भी है कि बीजेपी सांसद राहुल कसवां का जब टिकट कटा तो वह कांग्रेस में चल गए और कांग्रेस ने उन्हें चुरू से टिकट दे दिया। गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस के टिकट पर कोटा से लड़ रहे हैं और लोकसभा के स्पीकर रहे ओम बिरला को चुनौती दे रहे हैं, उनकी भी ताकत इस दौर में बड़ी हो चली है। जाट और गुज्जर वोट एक साथ अगर कोटा में खेल कर देंगे तो फिर ओम बिरला साहब का क्या होगा। कांग्रेस ने 2 सीटें महत्वपूर्ण हैं, आरएलपी को एक, बेनीवाल को टिकट दिया, नागौर से सीट दी और एक सीपीएम को सीकर से दिया। यहां भी दोनों का पक्ष मजबूत है। और तीसरी परिस्थिति बाड़मेर जैसलमेर का जो इलाका है वहां पर युवा नेता है एक रविंद्र भाटी, जिनकी आपने रैलियां देखी होंगी, क्या भीड़ रहती है। वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, वो हराएंगे किसे? वो हराएंगे तो बीजेपी वहां से जीत के आई थी, उसे हराएंगे। झुंझुनू में जाट नेता जो है शीशराम ओला के बेटे ब्रजेंद्र ओला, वो कांग्रेस में आकर खड़े हैं। यानी लगभग 6 से 7 सीटें खुले तौर पर इस दौर में बीजेपी के गले की फांस बन चुकी है। राजनीतिक तौर पर यह स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। तो जिन हिस्सों को आप बांट रहे हैं उसमें कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, यहां की 49 सीटों में से बीजेपी 33 सीटों पर जीती थी। अब तीनों राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है। तो क्या ये 33 दोहराए जा सकते हैं? मुश्किल सवाल है। बंगाल और उड़ीसा की 43 सीटों में से 26 सीट बीजेपी के पास थी, तो क्या वो 26 सीट जीत सकती है? बड़ा इम्पॉसिबल सा सवाल है। झारखंड और दिल्ली और चंडीगढ़, यहां की 22 में से 19 सीटें बीजेपी के पास है, क्या वो दोहरा सकती है? बहुत मुश्किल सबब है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र 168 में से एनडीए 144 जीत गई थी, क्या वो इसे दोहरा सकती है? बहुत मुश्किल सवाल है। इन सवालों के साथ जो नया परसेप्शन निकल कर आ रहा है वो परसेप्शन बीजेपी के लिए और मुश्किल भरा इसलिए है क्योंकि 2014 का चुनाव तो कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस की सत्ता थी, उसके खिलाफ तमाम आवाजें उठ रही थी। 2019 का चुनाव एक और टर्म दे दिया जाए नरेंद्र मोदी को जिसके जरिए वो काम को आगे बढ़ा सके, इस लिहाज से वो 5 बरस और देने का जिक्र था। लेकिन 2024 की राजनीति आने वाले 20-22 बरस के बाद इस देश को विकसित हो जाना है उस दिशा में बढ़ चुकी है। यानी मौजूदा वक्त ही नहीं, बीते 10 बरस भी इस दौर में खारिज हो गए और इस खारिज होने की परिस्थिति में बीजेपी के भीतर के कद्दावर नेता भी जो हाशिए पर चले गए और अपनी अपनी सीटों में सिमट कर रह गए हैं, उनके सामने भी सवाल है। और यह सवाल छत्तीसगढ़ में भी है। आदिवासी मुख्यमंत्री साय वहां पर जरूर हैं, लेकिन बावजूद इसके कांकेर और रायगढ़ में जीत पाएगी? यानी बस्तर और इससे पहले स्थिति कोरबा में देखिएगा तो वहां कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार कांकेर और रायगढ़ में बीजेपी की स्थिति नाजुक है। विष्णुदेव साय के आश्रय क्या पूरे आदिवासी समाज को अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में बीजेपी आ जाएगी? यह भी सवाल है। आखिर के 2 सबसे बड़े सवाल, क्या वाकई 2024 का चुनाव इस देश में ऐसे राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ने को तैयार है जिसके दोनों पासे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जीत, बड़ी जीत, या हार, बड़ी हार, इन दोनों के बीच फंस चुके हैं? यह सबसे बड़ा सवाल इस दौर का है। सवाल इसमें इंडिया का नहीं है। इंडिया की खामोशी ही शायद वोटरों को ताकत दे रही है कि उसके सामने कौन है। इंडिया का सक्रिय ना होना यह दांव भी उल्टा पड़ गया बीजेपी के सामने, क्योंकि इंडिया के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस रूप में सक्रिय है ही नहीं। अकाउंट फ्रीज किया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक तौर पर कोई इस रूप में मशक्कत कर नहीं पा रहा है। सब सहमे से खड़े हैं, जनता के भरोसे खड़े हैं और जनता इस दौर में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को देख रही है। तो पहला संकट तो यह है। दूसरा संकट वोटरों का है। अगर वोटर राजनीतिक तौर पर इस दौर में सक्रिय हो चला है तो 400 पार का नारा बिना किसी इस देश के बड़े घटनाक्रम को लिए हुए, ना तो इस दौर में इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, ना राजीव गांधी की हत्या हुई है, ना बफोर्स कांड हुआ है, ना मंडल कमंडल का दौर आया है, ना ही शाइनिंग इंडिया की गूंज है। इस दौर में तो विकसित भारत बनाने की सोच है और उन तमाम मुद्दों को
एक रेड कारपेट तले दबाकर एक ऐसी हवा जो 400 पार के नारे तले बह रही है, उस आसरे यह चुनाव लड़ने की मशक्कत है। तो होगा क्या या हो सकता क्या है, इन परिस्थितियों के बीच राज्य दर राज्य अगर टटोलिएगा तो आपके हाथ में सिर्फ एक गुजरात मॉडल निकल कर आएगा, जो गुजरात में ही सीमित बीजेपी को करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद की परिस्थिति हर राज्य में आपको डगमगाती हुई सी दिखाई देने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।